तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी 5th सेम का इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट 4 और यूनिट 4 है पेरेंटल प्रिपरेशन। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। ये रहा सिलेबस। सिलेबस में दिया हुआ है पहले तो पेरेंटल प्रिपरेशन का बेसिक्स, उसका डेफिनेशन, टाइप, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, रिफॉर्मुलेशन, फैक्टर्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, व्हीकल्स, एडिटिव्स, इंपॉर्टेंस। बी में प्रोडक्शन प्रोसीजर ऐसा प्रोडक्शन से रिलेटेड। सी में फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन और फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। डी में फाइनल प्रोसीजर यानी कंटेनर्स, क्लोजर सेक्शन एट्सेट्रा, ये सब फिलिंग जो हम फाइनल मार्केट में बेचने के लिए जो लास्ट प्रोसीजर होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक्स में हम पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स में हम पढ़ेंगे फार्मा पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन, और हम यह पढ़ेंगे कि पेरेंटल प्रिपरेशन का डेफिनेशन और पेरेंटल प्रिपरेशन क्या होता है। तो हम पहले पेरेंटल प्रिपरेशन जो वर्ड जो टर्म है उसको हम जान लेते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल यानी पेरेंटल वर्ड कहाँ से आया है? पेरेंटल प्रिपरेशन आया है वर्ड पेरेंटोन और या पेरेंटोन, ये एक ग्रीक वर्ड है। पेरेंटोन का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ इंटेस्टाइन, यानी हम जो ड्रग्स लेते हैं वो इंटेस्टाइन के ज़रिए से नहीं लेते, वो हम और कोई रूट चूज़ करते हैं ड्रग्स को अपने फंक्शंस दिखाने के लिए या अपने बॉडी में देने के लिए। दूसरा रूट, अनदर रूट चूज़ करते हैं। अनदर रूट का मीनिंग होता है कि हम ड्रग को स्किन के ज़रिए बॉडी में देते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए देते हैं। तो पेरेंटल प्रिपरेशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक आइडियल पेरेंटल प्रिपरेशन कैसा होता है। पेरेंटल प्रिपरेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एक स्टेराइल प्रिपरेशन है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पेरेंटल प्रिपरेशन का कैरेक्टर ये है, इसमें वन और वन प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट या हम फार्मेसी के लैंग्वेज में API बोल सकते हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और तीसरा कैरेक्टर होता है कि पेरेंटल प्रिपरेशन जो हम प्रिपेयर करते हैं उसका मेन कारण या मेन एम ये होता है कि उसको हम इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं, इन्फ्यूज़न के ज़रिए देते हैं या फिर हम उसको बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। चौथा दो पेरेंटल प्रिपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो हम ये जस्ट कह सकते हैं कि ये सिंगल डोज में भी दिया जा सकता है या मल्टीपल डोज में भी दिया जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ लेते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट बेसिक टर्म्स होता है वो हम पढ़ लेते हैं। ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंटली और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, और अगर ये हम टर्म्स ना समझे तो हमें बाद में गो थ्रू करने में या आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहला टर्म है स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा तरीका जिससे हम रिमूव कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या तो रिमूव कर लेते हैं या हम उसे किल कर लेते हैं और हम क्या डीएक्टिवेट कर लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है या फॉरेन एजेंट्स जो होता है उसे हम ये 3 चीज़ों में या तो रिमूव कर लेते हैं या तो किल कर लेते हैं या तो हम उन्हें डीएक्टिवेट कर लेते हैं। इन फॉरेन एजेंट्स में ये हो सकता है कि प्रायंस बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकता है या बहुत सारा
प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हो सकता है जो लिविंग है, जो हमारे प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हैं। और हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, पहले तो हम पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है यानी जो रॉ मटेरियल होता है उनका भी बहुत सारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेसल्स या जो जिसमें हम पेरेंटल प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं या कंटेनर, ये सब को हम स्टेरिलाइज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फार्मेसी में स्टेरिलाइजेशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ स्टेरिलाइज नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट छोड़ सकता है। स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस। दूसरा टर्म होगा हमारा एंटीसेप्टिक। ये टर्म जो है वो हम जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट से थोड़ा अलग होता है। तो एंटीसेप्टिक वो होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर दे विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। और विदाउट चेंजिंग देम, वो उनको डैमेज ज़्यादा नहीं करता लेकिन उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और एक अच्छा एंटीसेप्टिक में भी एक मतलब अच्छा डिसइंफेक्टेंट्स ना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरा टर्म जो हम पढ़ सकते हैं वो होगा बैक्टीरियासाइड्स। बैक्टीरियासाइड्स वो सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। किल का मतलब किल कर देता है, अगर हम बायोलॉजी में पढ़े तो साइड्स साइड्स का मतलब होता है किल और डिस्ट्रॉय। तो बैक्टीरियासाइड्स वो होगा जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। टर्म नंबर 4 होगा बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट्स एट्सेट्रा। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है वो एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, यानी रुकवा दे या उसे ख़त्म कर दे। और दूसरा है उसके ग्रोथ को स्टॉप कर दे, ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। पांचवा या 5th नंबर टर्म होगा डिसइंफेक्टेंट्स वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम पोटेंशियली इन्फेक्शियस यानी जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो ऑर्गेनिजम्स को हम रिमूव करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके, लेकिन उसका इंटरनल जो स्पोर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस वो यहाँ भी एक रिटार्डेशन टाइप होता है, लेकिन वो ये ज़्यादा किलिंग वाला प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। ये एंटीसेप्टिक की तरह नहीं होता कि ग्रोथ को रुक दे, ऐसा कर दे, बस ये फिजिकली डैमेज करता है, ये फिजिकल होता है। हम 6 नंबर टर्म पढ़ सकते हैं वीरिसाइड या वीरिसाइड। और ये वो सब्सटेंस होता है जो वायरस के लिए होता है, जो वायरस को किल करता है। टर्म नंबर 7 हम पढ़ेंगे स्टेरिलिटी। एक सब्सटेंस को हम स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि जो जिंदा या वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई प्रिपरेशन में ना हो, और उसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी। और एक सब्सटेंस जो जिसमें वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ना हो, उसे हम कहते हैं स्टेराइल। ये हो गया कुछ 7-8 टर्म जो हमें पेरेंटल प्रिपरेशन पढ़ने के लिए नेसेसरी होता है। इसके अलावा भी बहुत सा टर्म है जो हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में फिर से पढ़ लेंगे। अब हम पेरेंटल प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, उसका एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पेरेंटल प्रिपरेशन का पहला एडवांटेज तो वो है कि जो अच्छे तरह से बॉडी में या एब्जॉर्ब नहीं होता या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हम इंटेस्टाइन में यानी ओरली एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता, उसको हम डायरेक्टली दे सकते हैं पेरेंटल रूट के ज़रिए, जो डायरेक्टली टारगेट ऑफ एक्शन टारगेट साइट पे पहुंच जाएगा।
दूसरा एडवांटेज होता है ये इसका ऑनसेट यानी काम करने का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, काम करने का रेट बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली पहुंच रहा है हमारे टारगेट साइट पे। तीसरा इसका हम एडवांटेज कह सकते हैं, ऑन सेट के रिलेटेड ये कि हम पेरेंटल प्रिपरेशन में ऐसा चेंजेस कर सकते हैं कि जिसे हम डिले कर सकते हैं ऑन सेट ऑफ एक्शन, यानी काम करने का जो रेट है उसे हम डिले भी कर सकते हैं जो पेरेंटल प्रिपरेशन को हम अगर मॉडिफाई कर दें। फोर्थ है पेरेंटल प्रिपरेशन का कि इसका जो पोटेंसी या एफिशिएंसी वो लगभग 100% के आसपास यानी 100% ही होता है। दूसरा कोई प्रिपरेशन में 100% एफिशिएंसी या पोटेंसी नहीं शो करता। तो अब हम पढ़ लेते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन का डिसएडवांटेज। तो पहला हम बेसिक ये कह सकते हैं कि इसमें ट्रेन पर्सन नीडेड होता है जो बहुत सिरिंज को मतलब लगाने का या इंजेक्शन को देने का तरीका जानता हो। दूसरा ये कॉस्टली हो सकता है जो मेडिसिन्स होता है या जो प्रिपरेशन होता है। तीसरा हम कह सकते हैं ये तो पेनफुल ये बहुत तो आम है, इससे बच्चे भी डरते हैं और यानी कुछ एडल्ट्स या वुमेन्स भी डरती है। पेनफुल है जो फेमस है, हम जानते हैं कि पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में। और इससे पेनफुल के रिलेटेड ये है कि अगर कोई इंजेक्शन गलत जगह लग जाए तो इससे बहुत एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। चौथा हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या कोई इक्विपमेंट या एडिशनल मतलब जगह को एनेस्थेसिया टाइप करने का जो अलग से बहुत से चीज़ लगता है। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन का जो क्लासिफिकेशन है। पेरेंटल प्रिपरेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है स्टेट और वॉल्यूम ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी किस स्टेट में है या किस वैल्यू में बेस्ड है। तो इसके अंडर में आता है हमारा दो टाइप का पेरेंटल प्रिपरेशन, SLV और 2LBP, SBP या LBP। SLV यानी स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल और ये LBP होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन। और इसका हम जो थ्रेशोल्ड लिमिट मान के चल सकते हैं कि वो है 100 ml। अगर कोई पेरेंटल प्रिपरेशन 100 ml के नीचे है तो उसको हम लेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, और 100 ml के ऊपर जो होता है उसको हम लेते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। तो ये हो गया पेरेंटल प्रिपरेशन का जो सब बेसिक है, यानी बेसिक हो गया, डेफिनेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, और इसका टाइप्स हो गया। तो ये हो गया पूरा बेसिक। और ये सब चीज़ें अगर किसी को स्टेट या टाइप्स में क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है तो हम आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। तो इसके बाद हमारा जो बेसिक ख़त्म होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रीफॉर्मुलेशन फैक्टर्स, ऐसा बहुत कुछ है जो हम बेसिक्स के बाहर पढ़ेंगे।